Good morning, students. Today we are discuss about collection of secondary data. So there are two main source of secondary data: published source and unpublished source. First of all, we discuss published source. So first published source is government publication. Government publication जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वैरायटी ऑफ स्टैटिक्स पब्लिश वैरायटी ऑफ स्टैटिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटी जो उनका वर्क होता है उससे रिलेटेड वो क्या है, डाटा पब्लिश करवाती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करवाई जाती है वो क्या होती है, फेयर होती है, रिलायबल होती है। ठीक है, तो सम ऑफ नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन स्टैटिक्स आर, कौन कौन से हैं, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एक्सेट्रा। ये क्या है, ये सभी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। ठीक है, सेकंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ। जो हमारी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ और डेथ से रिलेटेड डाटा क्या करवाती हैं, पब्लिश करवाती है। दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। ठीक है, ये भी क्या है, रिलायबल डाटा होता है जो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का जो डाटा होता है। सेमी गवर्नमेंट में जो बॉडीज आती हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज एंड सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा इसके अंदर थर्ड है रिपोर्ट ऑन कमीशन एंड रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। देखो, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, कमीशन और कमेटी बनाती रहती है। ठीक है, ये कमीशन या कमेटी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये कमीशन और कमेटियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कमेटी एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो फर्निश ए लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। जैसे फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोलिस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। तो ये कमीशन क्या करते हैं, आर सम द नोटेबल कमीशन इन इंडिया विच सप्लाई डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो कमीशन या कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, तो इनका काम ही क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करवाना। नेक्स्ट है इसमें पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। तो जो बिग ट्रेड एसोसिएशन होती हैं वो क्या करती हैं, दो देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्टिंग एंड पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो बिग ट्रेड एसोसिएशन होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं किसके रिगार्डिंग, जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शुगर मिल इन इंडिया। ठीक है, जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो पूरे इंडिया में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है। वैसे ही अदर इंडस्ट्री की अपनी एसोसिएशन होती है और जिसका क्या है, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो वेरियस जो यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। ठीक है, जो रिसर्च एक्टिविटी की जाती है उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको वो क्या करवाती हैं, पब्लिश करवाती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज रेगुलर फीचर। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नल एंड पेपर। तो मैनी न्यूज़पेपर सच एज, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स है, एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स, फैक्ट्स फॉर यू आल्सो सप्लाई ए लार्ज वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स
जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो समटाइम पब्लिश दे रिसर्च वर्क कंटेनिंग सम यूजफुल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। वो अपनी जो रिसर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की है और इसका ये रिजल्ट आया है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्कॉलर्स क्या करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपका आ जाएगा UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO एंड फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, आल्सो पब्लिश ए लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, दीज आर यूज एज ए सेकेंडरी डाटा। ये तो सभी क्या थे, सेकेंडरी डाटा के पब्लिश सोर्स थे कि पब्लिश सोर्स से कहाँ कहाँ से डाटा लिया जाता है, सेकेंडरी डाटा। अब है सेकेंडरी डाटा के अनपब्लिश सोर्स। तो जैसे नाम से पता क्लियर हो रहा है कि अनपब्लिश्ड, यानी कि डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो की जाती है लेकिन उसको पब्लिश नहीं करवाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनपब्लिश सोर्स कहेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, अपने रिकॉर्ड के लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन उसको किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में वो पब्लिश नहीं करवाता है, तो ये क्या है, अनपब्लिश्ड सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। अगर आप उस गवर्नमेंट ऑफिस से या उस इंस्टीट्यूशन से या एजेंसी से आप डाटा ले रहे हो, क्योंकि उस एजेंसी ने वो डाटा कहीं भी पब्लिश नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी डाटा के अनपब्लिश सोर्स कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, तो जैसे कि स्कूल आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की गई है उसको किसी न्यूज़पेपर में वो पब्लिश नहीं करवाता है, तो ये वो अपनी रिकॉर्ड के लिए क्या है, वो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। अब इस स्कूल से अगर कोई इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो उसके पास क्या है, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहा है वो, और इसमें क्या है कि वो अनपब्लिश सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो जब सेकेंडरी डाटा यूज़ किया जाता है तो कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखने चाहिए। वी नाउ दैट सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द अदर टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उसका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या पर्पज होता है, उसके लिए उस डाटा को वो कलेक्ट करता है। तो स्टैटिस्टिक के अंदर जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन माइंड में आते हैं। सम ऑफ द नोटेबल क्वेश्चन टू बी बोर्न इन माइंड वाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डाटा आर वेदर द डाटा रिलायबल, क्या जो हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है। सेकेंड पॉइंट, वेदर द डाटा आर सूटेबल फॉर पर्पज ऑफ इंक्वायरी, वेदर द डाटा आर एडिक्वेट। ये क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि कहाँ से, जहाँ से भी हम डाटा ले रहे हैं तो वो डाटा सही है कि नहीं है, एडिक्वेट है, हमारे पर्पज से मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, माइंड में आते हैं जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर वो सेकेंडरी डाटा यूज़ करता है तो वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप्ड इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि इन्वेस्टिगेटर जिस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट करे वहाँ पहले वो चेक करे कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डाटा कलेक्ट किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं या नहीं है, ठीक है, और उसने जो वो डाटा कलेक्ट करने में एबल है या नहीं है। ये सारी क्या है, उसकी चेकिंग करनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या है डाटा लेना चाहिए, अगर ये सारी पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एसेंशियल ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। द डाटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर या एक्सपीरियंस एबल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अगर डाटा कलेक्ट किया है तभी उस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेना चाहिए। सेकंड है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो सेकेंडरी जो डाटा होता है वो पहले से ही क्या होता है, एग्जिट होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले जब इसने इस सेकेंडरी डाटा को जिसने कलेक्ट किया था उस टाइम उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और अब आप वहाँ से डाटा ले रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी देखना चाहिए। डाटा शुड बी यूज ओनली इफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी एज अंडरटेकन अर्लियर मैच। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपका स्कोप दोनों मैच हो जाते हैं तो आपको डाटा वहाँ से लेना चाहिए, एंड अगर नहीं मिलता है तब आपको वहाँ से डाटा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन। तो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो बी नोटेड। ठीक है, द मेथड ऑप्टेड मस्ट मच द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि जो मेथड है उससे क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में मैच होगा या नहीं होगा। तो मेथड ऑफ कलेक्शन, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, देखो फर्स्ट टाइम जिसने कलेक्ट किया है उसके लिए तो वो प्राइमरी डाटा ही माना जाता है। आप पहले उससे डाटा ले रहे हो तो आपके इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए क्या हो जाएगा फिर वो सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट टाइम जिसने कलेक्ट किया है तो उसके मेथड थे, जैसे मेलिंग मेथड का यूज़ किया है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, वो जो भी मेथड यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा कि जो उसने मेथड यूज़ किया है, ठीक है, द मेथड ऑप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेथड वो यूज़ करे वो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से क्या होना चाहिए, मैच होना जरूरी है। टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन, टाइम और कंडीशन भी चेक करनी क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द वार टाइम, अगर वार टाइम का समय जो डाटा कलेक्ट किया गया है और अब क्या है कंट्री में नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, तो फिर वो जो डाटा है सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब किसी अदर कंट्री के साथ वार होता है तो उस टाइम सर्कमस्टांसिस कुछ अलग होते हैं, और जब नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन क्या है, डिफरेंट हो जाएंगी। तो उस यहाँ पे डाटा सेकेंडरी डाटा लेना क्या है, सही नहीं रहेगा। ठीक है, सिचुएशन देखनी जरूरी है, कंडीशन कैसी थी जब डाटा कलेक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम जिसने कलेक्ट किया था वो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एजेंसी जिसने भी वो कलेक्ट किया था तो उस टाइम क्या कंडीशन थी कंट्री के अंदर। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, तो वन शुड आल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डाटा आर द सेम एज अडोप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। जब फर्स्टली जब डाटा कलेक्ट किया जाता था उस टाइम पे और जब प्रेजेंट में जब स्टडी की जा रही है तो जो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मेजरमेंट जिसमें भी उसने लिया था, किलोग्राम, लीटर, मीटर, जो भी जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रुपीज, ठीक है, तो वहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। इफ़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट डिफर डाटा मस्ट बी मॉडिफाई बिफोर अस। अगर जो मेजरमेंट की यूनिट दोनों की डिफरेंट होगी तो डाटा को क्या करना पड़ेगा, फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड आल्सो बी चेक्ड इफ द अवेलेबल डाटा और डू नॉट कन्फर्म टू रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर जो डाटा है उसमें रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चेक करनी जरूरी है। अगर वो नहीं है रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दिस शुड बी डिस्क्रेड, तो ये डाटा सही नहीं रहेगा। जी, नेक्स्ट है तो बाउले की इकोनॉमिक्स थे, उसने कहा इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशन। ये देखो कि जो स्टैटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिश इन्फॉर्मेशन हो, तो बाउले ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिश स्टैटिक्स होती है वो भी क्या है, अगर आप उसका मीनिंग नहीं पता है, उसकी लिमिटेशन नहीं पता है, तो आप जो डाटा यूज़ करोगे वो हो सकता है सेफ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, दो और सोर्स हैं सेकेंडरी डाटा के, सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकंड है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो फर्स्ट हम इसमें मेन सोर्स की बात की जा रही है, वो जनरल सोर्स थे आपके, तो इसमें मेन सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया इज डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सेंसस ऑफ इंडिया का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इट इज़ पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ द जनरल
और सेंसस एंड सेंसस कमिश्नर। जो सेंसस ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड जो पब्लिकेशन का काम है वो रजिस्ट्रार और सेंसस कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, और इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इस जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसमें क्या होता है, इट रिलेट टू पॉपुलेशन साइज। किससे रिलेटेड होता है ये बेटा, पॉपुलेशन साइज से, एंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज का मीनिंग यहाँ पे है जो बर्थ रेट में चेंज आया है, डेथ रेट में चेंज आया है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ये डेमोग्राफिक के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इससे रिलेटेड बर्थ रेट में कितना चेंज आया, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डेथ रेट में क्या चेंज आया है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का मीनिंग होता है बेटा कि 1 साल तक के बच्चे जो होते हैं 1 ईयर तक के, तो 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000। ठीक है, एज कितनी है 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर से कम या 1 ईयर तक के बच्चे, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 बच्चों के पीछे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो नेक्स्ट इसमें है, तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इसके अंदर साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सेकंड है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और स्टेट ऑफ लिटरेसी। ठीक है, ये क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया के पैरामीटर हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया से, उसमें किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग ये होता है कि पर हेक्टेयर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है। सेक्स कंपोजिशन, मेल और फीमेल का, स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेंसस ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिया में कब हुई थी, 1882 में, 81 में हुई थी। ठीक है, 1881 में। उसके बाद फिर एवरी 10 ईयर के बाद क्या होता है, सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि जनगणना होती है। 2011 में हुआ था। अब 10 साल के बाद, 10 ईयर के बाद अब कब होगा, 2021 में होगा, फिर 2031 में। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर्स के बाद। तो इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पैरामीटर रिलेटेड टू कंट्री एज ए होल एज वेल एज डिफरेंट स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। As the name suggests, census of India is a comprehensive inquiry of population size and related parameter of the change covering each and every household of the country. जो सेंसस ऑफ इंडिया है, यानी कि जो जनगणना की जाती है, वो मतलब पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में या उससे रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इसमें क्या है, एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री इज़ कवर। ठीक है, सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NSSO इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है conduct regular sample survey to collect basic statistical information relating to variety of economic activity। रेगुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भले ही रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 76th राउंड ऑफ NSSO, ये जुलाई 2018 और दिसंबर 2018 तक चला था। और इसमें क्या था, वाज ऑन ए पर्सन विद डिसएबिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड हाउसिंग कंडीशन, ये टॉपिक इसके अंदर रखा गया था। ठीक है,
ब्रॉडली रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO ऑफर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड उसने सारी इन्फॉर्मेशन क्या की थी, कलेक्ट की थी और उसको पब्लिश करवाया था। तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड है, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, हाउसिंग कंडीशन, माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, consumer expenditure in India including level and pattern of consumer expenditure of diverse category of the people, source of household income in India। ये सारे पैरामीटर्स किस में इंक्लूड है बेटा, NSSO में, ठीक है। वो किसके थे, सेंसस ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स थे। इससे NSSO की जो रिपोर्ट होती है उससे हमें इन ये जो पैरामीटर हैं इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेंसस ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये सारी इन पैरामीटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी डाटा के क्या है, इम्पोर्टेंट या मेन सोर्स है। जब आपके पास ये पूछा जाएगा कि सेकेंडरी डाटा के मेन सोर्स या इम्पोर्टेंट सोर्स एक्सप्लेन करो, तो आपको यही सोर्स क्या है, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर स्टैटिक्स का कंप्लीट होता है। कल हम स्टैटिक्स का थर्ड चैप्टर मंडे को, ठीक है, मंडे से हम स्टैटिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेकंड चैप्टर में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, कोई मतलब पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया है, तो उससे रिलेटेड डाउट ले सकता है, ठीक है। वैसे भी मंडे से आपकी डाउट क्लास स्टार्ट है। आप स्कूल में भी आके उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, ठीक है। और टेस्ट मैंने टेस्ट की लिस्ट नहीं बनाई है अभी। मैं बच्चों को पर्सनली जैसे जिसका टेस्ट होता है उसी के पास मैसेज चला जाता है कि आपके कौन सा क्वेश्चन ठीक है। कुछ बच्चों का रहते हैं, कुछ बच्चों का चेक हो गया है। तो आप ये मत समझना कि हमारे टेस्ट चेक नहीं हुए हैं। धीरे धीरे सभी के मैं चेक करती जा रही हूँ और बच्चे को इंडिविजुअली ही मैं उसको बताती जा रही हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे गलत है। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा डिस्कशन टाइम हो जाता है। इसलिए तो सभी के टेस्ट चेक हो रहे हैं और सभी को मार्क्स फाइनली जब सबके कंप्लीट हो जाएंगे तो लिस्ट ग्रुप में भी डाल दी जाएगी आपकी। वैसे सभी को पता चलता जा रहा है, जिसका टेस्ट चेक होता जा रहा है उसके मार्क्स उसको पता चलते जा रहे हैं, ठीक है।